नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड जो आपका बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है, जिसमें आपके 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक आपका था व्यक्तिक विभिन्नता, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक आपका था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड टॉपिक है बाल मनोविज्ञान में सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी कि सीखने या अधिगम जिसे आप कहते हैं। तो सीखने या अधिगम की आवश्यकता की पहचान को आज हम डिटेल में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सीखना यानी अधिगम होता क्या है और इसकी आवश्यकता की पहचान किस तरीके से करनी है हमें। क्योंकि सीखने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे आपकी कक्षा में होंगे, तो उन बच्चों को अधिगम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, किसको हम अधिगम कहते हैं, अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, उसके पक्ष, विधियां, प्रकार, विशेषताएं, कारक, वक्र और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ओवरऑल तरीके से कि सीखने की आवश्यकता की पहचान जो टॉपिक है आपके लिए, इसमें मोस्टली सीखने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि किस किस सीखने या अधिगम के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने यूपी टेट या सी टेट में इसको डिटेल में पढ़ा होगा, बट फिर भी आपको सुपर टेट में इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से रिलेटेड कम से कम आपके सुपर टेट में 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सीखने की आवश्यकता की पहचान, आपको सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता क्या क्या है उसको जानना होगा। क्योंकि जब आप इनके नीड के बारे में जानेंगे कि सीखने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से आप बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सीखने के लिए सीखने का अर्थ क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीखने या अधिगम की जो परिभाषा है वो क्या है ये जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीखने के जो पक्ष होते हैं वो कितने पक्ष होते हैं मुख्यतः, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। उसके बाद सीखने की विधियां कितने प्रकार की होती हैं और सीखने के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको जानना होगा। और उसके बाद मुख्यतः सीखने की क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं सीखने में, अधिगम में, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद एक होता है इसके कारक कौन कौन से, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, इसको भी आपको जानना होगा। उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ते हैं सीखने में वक्र, यानी कि अधिगम के वक्र। तो अधिगम के कितने प्रकार के वक्र होते हैं, तो उस वक्र का क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स टीचर लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे आप कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ठीक, तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में आपको डिटेल में जानना होगा, यानी कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है उन्होंने कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं, कौन कौन से पक्षों के बारे में उन्होंने बात की। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो बेंजामिन एस ब्लूम हैं वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी जन्म कब हुई और उनकी मृत्यु कब हुई, और उन्होंने जो जो टेक्सोनोमी का वर्गीकरण उन्होंने किया, तो इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, कितने पक्ष होते हैं और हर एक पक्ष के कितने स्टेजेस होते हैं, कौन सा प्राथमिक होता है, कौन सा द्वितीयक होता है, कौन सा अंतिम होता है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी। तो इसी से रिलेटेड आज हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ, उसके बाद दूसरा हम जानेंगे परिभाषा, उसके बाद हम उसकी पक्ष को डिटेल में जानेंगे, फिर उसकी विधियों को जानेंगे, उसके प्रकार को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके बाद उसके कारक को जानेंगे, फिर उसके वक्र को जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उसके बाद हम लास्ट में ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में जानेंगे, यानी ब्लूम का जो वर्गीकरण है उन्होंने कितने प्रकार से वर्गीकृत किए थे, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे एक होता है उनका वर्गीकरण में कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा होता है साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव डोमेन। तो इसको डिटेल में जानेंगे कॉग्निटिव डोमेन में होता क्या क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेजेस कितने, फर्स्ट स्टेजेस कौन सा है, अंतिम स्टेज लास्ट स्टेज कौन सा है, इसमें कुल कितने स्टेजेस हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस क्लास में। और यहाँ से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सीखना यानी कि अधिगम का जो अर्थ होता है वास्तविक में वो क्या होता है।
देखिए स्टूडेंट्स, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं संकीर्ण अर्थ के बारे में, यानी कि अधिगम का अर्थ एक ही शब्द में आपसे बात करूं तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि अधिगम का अर्थ तो सीखना होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, सीखने में तो हम गलत चीज़ें भी सीखते हैं और सही चीज़ें भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा स्मोकिंग करना सीखता है, यानी कि सिगरेट पीना सीखता है, तो अपनी लाइफ में जब वो पहली बार करता है यानी सिगरेट पीता है, तो वो ये भी तो कह सकता है कि मैं भी तो सीख रहा हूँ। बट ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप सीखना उसे कहा जाता है जो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। ठीक, अब अगर आप कोई नेगेटिव चीज को भी सीख रहे हो और आप कह रहे हैं कि मैं तो इसमें भी सीख रहा हूं, यानी कि मैं इसमें भी अनुभव एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम क्या होता है, तो आप उसे एक ही शब्द में सीखना कहेंगे तो फिर वो सही परिभाषा नहीं होगी। क्योंकि अधिगम का अर्थ अगर हम बात करें व्यापक अर्थ में, तो अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ नया सीख रहे हैं, तो आप बहुत लंबे समय से उसको सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ रहा होगा? स्थायी परिवर्तन। और जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तभी आप अधिगम को सीखते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक करने के बाद उसके जो व्यवहार है उसमें चेंजेस तो आना स्वाभाविक है कि वो ड्रिंक करने के बाद उसके बिहेवियर में जरूर चेंजेस आएंगे, बट वो चेंजेस कुछ समय के लिए होगा, यानी कि वो अस्थायी होगा। मान लीजिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे, उसके बाद उसका जो नॉर्मल बिहेवियर फिर से प्रदर्शित हो जाएगा। तो जब उसने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बट वो परिवर्तन कैसा था? अस्थायी था। तो इसीलिए हम उसको सीखना बिल्कुल नहीं कह सकते। बट अगर आपने मान लीजिए कोई चीज की और आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ, और स्थायी परिवर्तन स्टूडेंट्स 1 दिन 2 दिन में नहीं आते, काफी लंबे समय तक आप प्रयास करते हैं, कोई अच्छी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन होता है। जो गलतियां पहले करते थे वो गलती आप दोबारा नहीं करते, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से इसको समय दिया है, उसको टाइम दिया है, इसको महत्व दिए हैं, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। तो इसी को ही हम अधिगम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई अधिगम की अर्थ की बात करे तो अधिगम को इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है सीखना। बट सीखने का मतलब आप ऐसी चीजें सीखें जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाए, उसको आप सीखना कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अधिगम का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको भी बता रहा था कि सिद्धांत में आप 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब 2 वादियों के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो व्यवहारवादी होते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके संज्ञानवादी होते हैं। तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद संज्ञानवादियों से भी पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको डिटेल में बताना कि व्यवहार क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मान लीजिए व्यवहार, आप जनरली इसको आप इस सब्जेक्ट को आप बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, हम तो CDP पढ़ते हैं, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हम सिर्फ उन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उस साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जो चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि लगभग बर्थ से लेकर कि 18 ईयर्स तक लगभग हम इस साइकोलॉजी को कवर करते हैं, इस साइकोलॉजी को अपने स्टडी के दौरान पढ़ते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट, साइकोलॉजी एक बहुत व्यापक शब्द है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर। इसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट, यानी बहुत सारे इसके साइड होते हैं जहाँ पर आप अलग स्टडी करते हैं। बट हम एज अ टीचर हैं तो हमारा जो रिलेशन होता है वो ज़्यादातर मान लीजिए हम 18 ईयर्स तक के बच्चों के साथ ही डील करते हैं। हालांकि हम जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हम 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे। बट यदि आप जूनियर और फिर TGT PGT की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम जो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं वो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में। तो हम जो एज अ टीचर पढ़ते हैं वो जन्म या प्रीनेटल स्टेज से लेकर हम 18 वर्ष तक के स्टेजेस के बारे में ही, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वो इन बच्चों के साथ होता है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी होता है, ना कि साइकोलॉजी होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, और आपको ये पता होगा कि जो साइकोलॉजी है आज की डेट में, आधुनिक समय में जो साइकोलॉजी का अर्थ है कि वो क्या है? व्यवहार। आधुनिक जो साइकोलॉजी का अर्थ होता है वो क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। तो व्यवहार का जब आप अध्ययन करते हैं, व्यवहार का जब आप अध्ययन करते हैं तो व्यवहार के अध्ययन में आप क्या करते हैं, मतलब व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके व्यवहारवादियों से बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और व्यवहार शब्द के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो अधिगम पढ़ रहे हैं इसमें आप व्यवहारवादियों के सिद्धांत को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञानवादियों को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है, साइकोलॉजी के आधुनिक समय में, यानी इस समय में साइकोलॉजी का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। तो जब आप
व्यवहार का अध्ययन करेंगे यानी बिहेवियर के बारे में जानेंगे, तो बिहेवियर के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इसीलिए मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले व्यवहार शब्द को जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है हमसे वो क्यों पूछते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवहार का जनक स्टूडेंट्स कहा जाता है जेवी वॉटसन को। और जेवी वॉटसन को इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1912 से 13 ईस्वी में आने के बाद साइकोलॉजी शब्द को ये कहा था कि ये तो व्यवहार का अध्ययन होता है। नहीं, जब हम मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं तब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी के दौरान हम सिर्फ मनुष्य के बिहेवियर को जानते हैं, और ये बात 1912 और 13 ईस्वी में उन्होंने कही थी, और ये कहने वाले कौन थे? जेवी वॉटसन थे। इसलिए सर्वप्रथम व्यवहार के बारे में जेवी वॉटसन जी ने ही कहा था, और सन 1912 में। इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवहार का जनक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार का जनक कौन है, तो आप बताएंगे जेवी वॉटसन। ठीक है, और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ, तो सन 1912-13 में हुआ, क्योंकि जेवी वॉटसन ने 1912-13 में यही बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो इसीलिए यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ, तो सन 1912-13 में हुआ। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा गया है यूपी टेट में कि व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग, देखिए ये व्यवहार जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किया गया था, और किया गया था विलियम मैकडूगल के द्वारा। और विलियम मैकडूगल ने जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में उन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था विलियम मैकडूगल ने। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1905 में। और मैं आपको बता दूं, जो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस किताब में किया गया था वो विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये व्यवहारवाद बताना जरूरी है, क्योंकि आपका जो अधिगम है वो दो सिद्धांतों पर ही आधारित है, एक व्यवहारवाद पर और एक संज्ञानवाद पर। क्योंकि अभी जो है इन दोनों में विवाद है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये जो है आपका जो मनोविज्ञान है वो संज्ञानवादियों पर आधारित हो जाए। इसीलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बट जब आप पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, अधिगम को पूर्ण रूप से समझेंगे, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें जो है इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है। हमें सिर्फ जानकारी इसलिए लेनी है क्योंकि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और अपने बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर पाएँ। क्योंकि आयोग की मानसिकता ये है कि वो आपसे चाहती है कि आप इस थ्योरी को, इस सेक्शंस को अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, और फिर आप अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करें और उसका इम्प्लीमेंट आप उन बच्चों के साथ करें जिससे उन बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाए। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आयोग की जो मानसिकता उसको भी समझ पा रहे होंगे। इसीलिए ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आप अधिगम के अर्थ को तो समझ पाए होंगे। अब हम जानते हैं कि अधिगम की परिभाषा, यानी साइकोलॉजिस्टों के द्वारा अधिगम की जो परिभाषा है वो उसको किस तरीके से आपको दिया गया है, मतलब आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो स्थायी परिवर्तन से ही आप कुछ सीखते हैं, तो इसका मतलब आप अधिगम कर चुके हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं ना, स्थायी परिवर्तन, वो दो तरीके से हो सकता है व्यवहार में परिवर्तन। एक होता है स्टूडेंट्स, व्यवहार में परिपक्वता से परिवर्तन होते हैं, एक बीमारी से परिवर्तन होते हैं, एक मादक पदार्थों के सेवन से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को इंग्लिश में कहा जाता है मैच्योरिटी, यदि आपके व्यवहार में मैच्योरिटी से परिवर्तन आ रहे हैं तो उसको आप जो है स्थायी परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो मैच्योरिटी के हिसाब से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में बीमारी से, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गया तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। आप परिपक्वता से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब एक 10 साल का बच्चा और एक 25 साल के बच्चे में डेफिनेटली इसकी सोच में और इसकी सोच में तो डिफरेंस होगा ही होगा। बट ये हमें देखना है कि वो अधिगम कितना कर पाए अपनी लाइफ के दौरान। ऐसा भी
हो सकता है कि 15 वर्ष के बच्चे की जो सोच है वो 25 वर्ष के व्यक्ति से भी बेहतर हो जाए, क्योंकि ये बच्चा जो है चीज़ों को जनरली जो है बिहेवियर के आधार पर सोचता है। पढ़ा लिखा हो सकता है 25 वर्ष का व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा ना हो और इन्हें अपना ज्ञान भी ना पता हो। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, अगर परिपक्वता से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो आप उसको अधिगम नहीं कह सकते। या फिर मान लीजिए बीमारी के माध्यम से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो स्थायी परिवर्तन नहीं बनता, तो इसी वजह से वो अधिगम आपका नहीं कहलाएगा। या फिर मान लीजिए आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, बट वो क्या है, अस्थायी परिवर्तन माना जाता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसको भी हम सीखना नहीं कह सकते। तो ये स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहां से आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, बट इसको हम अधिगम नहीं कहते। बट व्यवहार में परिवर्तन हम किसको मानते हैं, जैसे आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक। तो इससे आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ सकता है। और यदि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है जब आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अभ्यास करते हैं और आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तो इससे आप क्या करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, तो इसी को ही हम अधिगम कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, तो जब आप 2 वर्ष तक प्रशिक्षण लेते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है। देखिए, आप बीएड या आप मान लीजिए बीएससी या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, बीएससी एमएससी कर चुके हैं या बीए एमए कर चुके हैं, बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपके परसेंटेज भी 95% प्लस रहे हैं अपने एजुकेशंस के दौरान, तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बट आप टीचर तभी कहलाएंगे जब आप बीएड या बीटीसी 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर आएंगे। प्रशिक्षण में आपको क्या सिखाया जाएगा, लेसन प्लान तैयार कराए जाएंगे, आपको क्लास में एंट्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपको माइक्रो टीचिंग दिया जाएगा, 5-5-6 मिनट की क्लासेस दी जाएगी। धीरे धीरे जब आप लंबे समय से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके 5 से 6 मिनट की क्लास को 30 से 35 मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा। जब आप एक प्रॉपर टीचर बन जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर समय हाई होगा, आपका आत्मविश्वास शब्दों के साथ, समझाने के साथ क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तब आप प्रशिक्षण ले चुके हैं। और जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप लंबे समय से प्रशिक्षण, 2 वर्ष तक जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। यदि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो इसका मतलब आप अधिगम कर चुके हैं, इसी को ही आप अधिगम कहते हैं। या फिर मान लीजिए अनुभव, मान लीजिए आप लंबे समय से 2 वर्ष से आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डेली आप 5 से 6 घंटे अपने ट्रेनिंग के दौरान आप देते हैं, क्लासरूम में देते हैं, तो आप खुद एक चीज़ सोचिए, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, 2 वर्ष में आपके हो जाएंगे 730 दिन, और 730 दिन के अंदर अंदर लगभग अगर आप 500 दिन 5-5 घंटे करके देते हैं तो 25 पंजे हो जाते हैं 2500 घंटे। जब आप किसी चीज़ को 2500 घंटे दे देंगे तो आपका प्रशिक्षण हो जाएगा, आप लगातार अभ्यास करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आप अनुभवी हो जाएंगे अपने फील्ड में, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तो स्वाभाविक आना है। और जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा तो उसी को ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये व्यवहार की परिभाषा है कि यदि आप व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा आप स्थायी परिवर्तन करते हैं तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यानी यदि आप अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो उसी को ही हम अनुभव, अधिगम कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बट यदि आप परिपक्वता से या किसी बीमारी से या मादक पदार्थों के सेवन से आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं तो वो परिवर्तन आपके स्थायी नहीं होते हैं, वो परिवर्तन आपके अस्थायी होते हैं, इसीलिए इसको हम अधिगम नहीं कहते। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि अस्थायी परिवर्तन से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी चीज ना करें जिससे आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए। यदि आप अस्थायी परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ समय के लिए आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फिर से आप वही हो रहे हैं, तो आप अधिगम नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने जीवन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि आप थोड़े समय के लिए करते हैं प्लानिंग और फिर उसे चौपट कर देते हैं। तो अगर आप थोड़े समय पढ़ते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, आप दूसरी स्ट्रेटजी पे भटकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई अधिगम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पास कर रहे हैं, आपका अधिगम कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने इसमें बताया कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। देखिए, अभ्यास, प्रैक्टिस,
प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड अनुभव, एक्सपीरियंस के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगर आपके सामने कहीं पर भी दिख जाए ये वर्ड कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण स्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको अधिगम कहते हैं। और इसके अलावा यदि आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको हम अधिगम नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अभ्यास और प्रशिक्षण से अनुभव का जन्म होता है। जब आप लंबे समय से अभ्यास करते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो इन दोनों के संयोग से आपके अंदर अनुभव का जन्म होता है। और ये तीनों चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में हैं, आप अधिगम 100% कर रहे हैं और आपका अधिगम बिल्कुल बेहतरीन होता चल रहा है और आप आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या ये बात सही है या फिर नहीं है, या निश्चित है या अनिश्चित है? तो यदि इस तरीके के प्रश्न आपके पास आए तो आपने अभी जाना कि परिपक्वता से आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है और अस्थायी परिवर्तन को तो हम अधिगम नहीं कहते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नो, इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। बट यहीं पर मान लीजिए आपके परिपक्वता वर्ड ना कर ये शब्द आ जाता अभ्यास, तो अभ्यास के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को, बिल्कुल सही बात है, तो उस केसेस में हम इसको कहते हैं यस। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये डेफिनेशन पूछा जा चुका है आपके लिए और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैं आपको इसे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, रिलेट कर पाए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रटने वाली विधि पर आधारित पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि एग्जाम्स में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 95% चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, सिर्फ 5% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या हो सकते हैं। इसीलिए आप मैक्सिमम जो है किताबी लैंग्वेज या फिर रटी रटाई चीज़ें जो अभी तक आए हुए हैं और उन्हीं को ही सिर्फ फॉलो करने, तो उससे नहीं होता। आपको जो एग्जाम्स होते हैं प्रीवियस ईयर, उसको देखने के बाद उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, और फिर उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना होता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ना कि रट्टे मारने पर। यदि आप रट्टे मारेंगे तो आपके 5% क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड डेवलप करना होगा। और देखिए जो बच्चे होते हैं वो 1% के लिए क्या कर सकते हैं, रट्टे मार सकते हैं, बट आप एज अ टीचर और आपके सामने रोज कोई ना कोई चैलेंजेस न्यू आने वाले हैं, तो आप उन चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपकी क्वालिटी, ये आपका अभ्यास दर्शाता है, ये आपका प्रशिक्षण दर्शाता है, ये आपका अनुभव दर्शाता है कि आप उस नए चैलेंज को, क्योंकि आपके सामने जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं वो आपको भी नहीं पता कि आप कैसे चीज़ों को कल फेस करने वाले हैं। तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा अभ्यास कर लीजिए, इतना ज़्यादा प्रशिक्षण लीजिए, इतना ज़्यादा अनुभव आपके पास होना चाहिए कि आप किसी भी कंडीशन से निकल सके, आप उसको सॉल्व कर सके। तो यही मेरा ध्येय है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो है चीज़ों को रिलेट कर पाए। आप ना तो रट्टे मारे, ना ही आपके माइंड की मेमोरी स्पेस भर जाए, ठीक है, और ना ही आप चीज़ों को भूले। आप एक बार पढ़े, एक बार सुने तो आपके सारे कंटेंट क्लियर हो जाए, आप अपनी IQ का इस्तेमाल करें और सही क्वेश्चंस के ऑप्शन तक पहुंच पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषा क्या है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जैसे अधिगम के पक्ष। आपसे पूछे जा सकते हैं कि अधिगम के कितने पक्ष होते हैं, तो आप बताएंगे कि अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी ज्ञान की बात की जाती है। एक होता है क्रियात्मक पक्ष, यानी कि जहाँ पर आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो क्रिया करते हैं, तो उसके क्रियात्मक पक्ष होता है। और एक होता है आपका भावात्मक पक्ष, यानी कि जैसे कि आप अनुभव फील करते हैं, तो फील के दौरान, यानी कि अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। एक तो नॉलेज पर आधारित होते हैं, एक क्रियात्मक पक्ष होता है जिसमें आप एक्टिविटीज़ करते हैं, और एक भावात्मक होता है जिसमें आप फील करते हैं। तो अधिगम के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। तो इन तीनों पक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से अधिगम के पक्ष है, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 में से कोई भी एक ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। या फिर मान लीजिए अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो आपसे ये बोल सकता है कि अधिगम के पक्ष नहीं है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे यही होंगे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, और चौथा ऑप्शन हो सकता है व्यवहारात्मक पक्ष। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अधिगम के जो 3 पक्ष है उसमें हमने संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पढ़े हैं, कहीं पर हमने व्यवहारात्मक पक्ष नहीं पढ़े, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्यवहारात्मक पक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देखिए एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर उनको टिपिकल क्वेश्चंस बनाना होता है तो इस तरीके के नहीं वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम की विधियां। तो अधिगम की विधियां क्या है स्टूडेंट्स? अधिगम की अगर हम विधियों की बात करें तो अधिगम की मुख्यतः एक विधि है अनुकरण विधि, यानी कि जब आप किसी को देखकर, जैसे छोटे
बच्चे होते हैं वो आपको देखकर कॉपी करते हैं। आप जैसे जैसे बोलते हैं वो बच्चे बाद में आपकी तरह ही नकल करते हैं। तो यदि बच्चे ऐसे आपको नोटिस करते हैं, आपकी नकल करते हैं, तो इसका मतलब वो अनुकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो भी सीख रहे हैं बट अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। एक होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है आपके लिए सूझ। तो सूझ क्या होता है? तो अधिगम की विधि में एक होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा और उसके आधार पर आप अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं और उसके आधार पर आप सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने आपको 2+3 सिखाया और वो होता है 5, बट अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक ही टाइप बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 3+4। तो आपने देखा यहाँ पर 2+3 5 होते हैं और 3+4 क्या हो गए? 7 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तो अपनी सूझ, अपनी समझ का प्रयोग किया। तो इसीलिए सूझ के द्वारा भी अधिगम किया जाता है। तो सूझ अधिगम की एक विधियाँ हैं दूसरी। ठीक, एक विधि और है जिसे हम बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। मान लीजिए कि आप किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने प्रयास किया, आप विफल हुए, फिर आपने प्रयास किया, आप फिर विफल हुए, लेकिन फिर आपने प्रयास किया और आप सफल हो गए। तो देखिए, अधिगम अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न जरूरी है, यानी कि प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रयास लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। आप उस चीज को जरूर सीख जाएंगे और सीखना ही अधिगम होता है, आपको पता है। तो इसीलिए प्रयत्न जरूरी है। अगर आप अधिगम करना चाहते हैं तो आपको प्रयास तो करना ही होगा। सबसे मेन हथियार आपका प्रयास ही होता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तब तक आप अधिगम नहीं सीख पाएंगे। एक होता है स्टूडेंट्स भूल। देखिए, जब आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो आपसे बहुत बार भूल होती है, ठीक है, बट आप अपनी भूल को, आप अपनी गलती को कितना ज़्यादा मानते हैं और मानकर फिर आप आगे बढ़ते हैं और दोबारा कोशिश ये करते हैं कि मुझे इस भूल को दोबारा नहीं दोहराना है। तो आप एज अ इंसान आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप अधिगम करते हैं तो अधिगम में सबसे पहले आपके लिए प्रयास होना चाहिए कि आपको लगातार प्रयास करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए और उसके दौरान आप बहुत बार गलतियाँ करेंगे, आप बहुत बार अच्छा भी करेंगे, बट जब आप गलतियां करेंगे तो आप अपनी गलती से क्या सीख रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी गलती को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर उससे सीखेंगे, फिर दोबारा उसे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपका अधिगम जरूर होगा। तो इसीलिए अधिगम की विधियों में एक तो अनुकरण जरूरी है, एक सूझ जरूरी है, एक प्रयत्न जरूरी है और एक भूल जरूरी है। इनके माध्यम से ही हम अधिगम कर पाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होंगी कि अधिगम की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।